हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो अभी अब हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की, जो कि कम्युनिटी के 10 लेसन से लिया गया है। तो अभी अब हमारा आ जाता है इसके अंदर पोस्टनेंटल केयर। तो अभी पोस्टनेंटल जो केयर होती है वो हमारी पर पीरियड्स जो एरिया होता है उसके बारे में हमारी दी जाती है कि जो डिलीवरी के बाद की जो केयर होती है उसको पोस्टनेंटल केयर बोला जाता है। तो ये जो पोस्टनेंटल जो पीरियड जो हमारा होता है ये आफ्टर डिलीवरी ऑफ प्लेसेंटा मेम्ब्रेन एंड इंक्लूड ऑफ द फर्स्ट 6 वीक आफ्टर डिलीवरी। तो डिलीवरी के 6 हफ्ते के बाद में प्लेसेंटा और मेम्ब्रेन के बाहर निकल जाने के बाद जो देख रेख की जाती है वो हमारी बोली जाती है पेरिपेंस केयर। ठीक है, तो ये पेरिपेंस की केयर, और इसमें ड्यूरिंग दिस पीरियड्स वुमेन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ग्रेजुअली रिटर्न ऑफ द नॉर्मल साइज एंड शेप। तो ये जो समय होता है ना, इस पीरियड के दौरान वुमेन के जो भी रिप्रोडक्टिव अंग होते हैं यानी कि प्रजनन क्रिया वाले जितने भी ऑर्गन्स होते हैं वो अपने दोबारा से अपने नॉर्मल शेप और साइज के अंदर आना स्टार्ट कर देते हैं। और प्रोमिनेंट से अमंग अमंग देयर चेंज आर द इन्वोल्यूशंस ऑफ द यूट्रस। और यूट्रस के अंदर जो है वो चेंज आने स्टार्ट हो जाएंगे। यूट्रस का जो वेट है जो कि 1000 ग्राम था लेबर के टाइम पर, वो प्रोग्रेसली रिड्यूस होकर के जो साइज होता है वो रिड्यूस होकर के 55 ग्राम तक आ जाता है हमारा। ठीक है, जो पेरिप्रियम्स के अंदर जो 1000 ग्राम का यूट्रस हमारी फैलगी थी उसका वजन हो गया था वो हमारा 55 ग्राम का रह जाता है। द मैक्सिमम ओवुलेशन होता है ड्यूरिंग ऑफ फर्स्ट वीक। और मैक्सिमम ओवुलेशन इसका किसमें होता है? पहले हफ्ते में हो जाता है। और जब 6वां हफ्ता होता है तो इसमें कंप्लीट ओवुलेशन हो जाता है, यानी कि कंप्लीट जो हमारा संकुचन होना होता है हमारी यूट्रस का वो हमारा हो जाता है। द सर्वेक्स विच इज सॉफ्ट और ब्रेस्ट ऑफ द almost at the end of the labor of regain its from by the end of 2 weeks। तो अब इसके अंदर जो हमारी सर्वेक्स होती है वो हमारी सॉफ्ट होना स्टार्ट हो जाती है, सॉफ्ट भी हो जाती है, थोड़ी सी चोट लगी हुई या नीला कलर भी हो जाता है और थोड़ी सी सूजी हुई भी होती है। तो लेबर जो हमारी डिलीवरी है उसके हो जाने के 2 हफ्ते के बाद तक ये रहता है। फिर यूट्राइन जो है चेंज हो जाता है ड्यूरिंग। तो यूट्राइन जब चेंज होगा ड्यूरिंग द फर्स्ट 3 से 4 हफ्ते में पेरिनियम से जो है मतलब कि पहले सूजी हुई वो हो जाती है, और जैसे 2 हफ्ते तक जाते जाते मतलब रीगेन हो जाती है, यानी कि जो जो कंडीशन है वो ठीक हो जाती है। और यूट्राइन डिस्चार्ज जो है वो हमारा पहले 3 से 4 हफ्तों के अंदर जो पेरिप्रियम्स के अंदर से होने वाला जो डिस्चार्ज होता है वो हमारा लोकिया बोला जाता है। और ये ब्राइट रेड कलर होता है लोकिया रूबरा जो जिसको हम बोलते हैं। इसका चमकीला लाल रंग होता है। और पहले 3 से 4 दिन के डिलीवरी के जो पहले 3 से 4 दिन होते हैं ना उसमें इसका रेड कलर होता है चमकीला, यानी कि जो पहले 3-4 दिन होते हैं ना, जैसे डिलीवरी हुई है 3-4 दिन हुए डिलीवरी हुए तो उसका चमकीला लाल कलर होता है। और फिर बाद में होता है इसका। तो बाद में जो इसका कलर होता है वो हमारा फोर्थ में जैसे देखा जाता है, फोर्थ डे यानी कि चौथे दिन के बाद जो इसका कलर होता है लोकिया का वो हमारा इसमें पैलर देन ऑफ द बिकम ब्राउन और येलो जो है वो हमारा चेंज हो जाता है। फिर हमारा लोकिया सिरोसा में फाइनली जो इसका कलर होता है वो व्हाइटिश यानी कि सफेद होना स्टार्ट हो जाता है। तो ये हमारा लोकिया का जो कलर चेंज करने की जो चीजें होती हैं वो हमारी डे के हिसाब से चलती रहती हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारी इसमें आउटलाइन ऑफ रूटीन ऑफ द पेरिपल्स केयर। तो पेरिपल केयर में जो रूटीन जो हमारी होती है वो कौन सी होनी चाहिए, नर्स के द्वारा क्या ड्यूटी होती है नर्स की। तो सबसे पहले पल्स चेक करेगी। तो इसमें देखा जाता है कि ड्यूरिंग के पहले 2 घंटे डिलीवरी के पहले डिलीवरी होने के बाद जो 2 घंटे होते हैं उसमें जो पल्स जो है वो रिकॉर्ड की जाएगी। तो इसमें शुड बी केप्ट ऑफ द हर जो आधा घंटा होता है उसके अंदर जो है पेशेंट की जो पल्स होती है वो चेक की जाती है। और इसमें दिन में 2 बार हमारी चेक की जाएगी। और जो क्लोज लेबर जो हमारी पल्स रेट होती है बिटवीन 60 से 80 पर मिनट होती है। और पल्स जो है वो रिटर्न नॉर्मल हो जाती है हमारी 24 से 48 घंटे के अंदर, फिर हमारी नॉर्मल हो जाएगी। यानी कि जब डिलीवरी का टाइम है तो ये हमारी इतनी होती है और 24 से 48 घंटे के अंदर हमारी नॉर्मल हो जाती है पल्स रेट। तो अगर 100 शुड बी द ऑफ द नोटिस ऑफ द मेडिकल ऑफिसर, और अगर 100 से भी ज्यादा कम महसूस आप करते हैं इसमें तो आप नोटिस कर सकते हैं, मेडिकल ऑफिसर को सूचना दे सकते हैं, क्योंकि पल्स अगर ऊपर नीचे हो जाती है तो रैपिड प्लस जो है रेट ऑफ द ड्यू टू फीवर, और ज्यादा जो पल्स अगर ज्यादा तेज है तो बुखार के कारण हो सकती है, किसी झटके के कारण या ब्लीडिंग के कारण भी हो सकती है। तो ये आपने ध्यान देना। नेक्स्ट हमारा टेम्परेचर चेक करना है इसमें। तो टेम्परेचर जो है वो राइज हो जाता है हमारा 100 डिग्री तक आफ्टर डिलीवरी। तो आफ्टर डिलीवरी जब हमारा टेम्परेचर बढ़ जाता है तो उसमें रिटर्न आ जाता है नॉर्मल, 24 घंटे के अंदर हमारा जो तापमान है वो नॉर्मल भी हो जाता है। और इफ द टेम्परेचर अराइज आफ्टर 24 आवर, 24 घंटे के बाद भी अगर टेम्परेचर बढ़ता है नॉर्मल नहीं आता है तो आपने कंसीडर करना है कि ये हमारा जो टेम्परेचर ये अब नॉर्मल है। तो रिकॉर्ड जो होता है शुड बी द केप्ट ट्वाइस ए डे। तो आप रिकॉर्ड के अंदर इसको जो दिन में 2 बार जो है ये अपना चेक करेंगे, और जो मेडिकल ऑफिसर है उसको आप इतला करेंगे कि टेम्परेचर जो है वो फीवर की कंडीशन में जा रहा है। ठीक है, तो इसमें हम देखेंगे अब आगे। तो नेक्स्ट हमारी इसके अंदर आ जाती है फंडल हाइट। तो हमारी फंडल हाइट के अंदर द यूट्रस ओवलापेटेड एंड द हाइट ऑफ द फंडस अबव द सिंथेसिस इज मेजर्ड एट द फिक्स टाइम डेली। तो इसमें यूट्रस को ओवलापेशन से करके जो हाइट होता है ना फंडस की, यानी कि पेट का जो उभरा हुआ जो होता है वो सिंथेसिस जो मेजर किया जाता है कि फिक्स टाइम पे आपने मेजर करना है, यानी कि जो फंडस का जो उभरा हुआ जो भाग होता है जो सिंथेसिस का उसको डेली फिक्स टाइम पे ही आपने डेली उसको क्या करना है, मेजर करना है, मापना है। तो इसमें जो मेजरमेंट होती है शुड बी कैरिड आउट आफ्टर द ब्लैडर ऑफ रेक्टम। और इसको तब मापना है जब ब्लैडर और रेक्टम खाली हो, यानी कि यूरिन भी पास आउट किया हुआ और स्टूल भी पास आउट किया जा चुका हो, तब इसको मापना है आपने।
तो क्लिनिकली जो फंडस लाई होता है वो हमारा 5 इंच होता है, वो सिंथेसिस प्यूबिस आफ्टर डिलीवरी, डिलीवरी के बाद ये 5 इंच तक जो है हमारा उभरा हुआ होता है। ड्यूरिंग द फर्स्ट 24 घंटे के अंदर क्या हो जाता है, ये डिसेंट ऑफ फंडस, तो फंडस जो है वो हमारा जो है कम होना स्टार्ट होता है। और फ्रॉम द सेकेंड डे आफ्टरवर्ड, यानी कि 24 घंटे के अंदर तो फिर हमारा उतना ही रहता है, इतना ज्यादा होता नहीं है। 24 घंटे के बाद जो है फंडस जो है वो हमारा आधा इंच जो है वो कम हो जाता है, और 24 घंटे की एवरेज के अंदर ये हमारा कम होता है। और यूट्रस जो है डज नॉट डिक्रीज, और अगर नहीं इसका साइज बिल्कुल भी कम हो रहा है ना फंडस का, तो आप इसकी अटेंशन जो है मेडिकल ऑफिसर को आप बता सकते हैं कि फंडस का जो हमारा जो मेजरमेंट है वो उतना ही आ रहा है, फंडस का एरिया कम नहीं हो रहा है। ठीक है, तो आप उसे बता सकते हैं। नेक्स्ट हमारा जाता है इसमें लोकिया। लोकिया का जो कलर होता है, लोकिया क्या होता है, डिलीवरी के बाद होने वाली जो ब्लीडिंग होती है वो हमारा लोकिया बोला जाता है। तो उसमें वो जो है रिकॉर्ड किया जाता है, रिकॉर्ड किया जाएगा। अगर फाउल स्मेल है, बहुत गंदी स्मेल आ रही है, बदबूदार स्मेल आ रही है, एविडेंस है और रिटेन पार्ट्स वगैरह उसके अंदर आ रहे हैं, और इट इज द रिपोर्टेड, तो उसके अंदर क्या होता है, फाउल स्मेल आने का मतलब क्या है कि कुछ ना कुछ छोटा मोटा अंग या यानी कि छोटा मोटा जो पार्ट है ब्लीडिंग का या कुछ ऐसी चीजें अंदर रह गई हैं, तो आप उसकी रिपोर्ट करेंगे जरूर। ठीक है, तो बताएंगे कि लोकिया के अंदर जो स्वेलिंग अगर लोकिया है तो इसका मतलब कुछ ना कुछ यूट्रस के अंदर चीजें जो है पार्ट जो है बचे हुए हैं। तो इसमें पेरिनल स्केयर जो है पेरिनियम से शुड बी द क्लीन डेली, तो पेरिनियम एरिया को भी हर रोज डेली जो है अच्छी तरीके से क्लीन आपने करना है। पेरिनियम एरिया यानी कि प्रजनन के जितने भी हमारे पार्ट होते हैं नीचे वाले वेजाइनल ट्रैक के, वो सारे के सारे अच्छे से क्लीन करने हैं। तो नेक्स्ट देखते हैं इसके अंदर। तो इसमें क्या करना है, पेरिनियम एरिया के अंदर जो है वो जो डेटोल सॉल्यूशन जो होता है उसके अंदर आप स्वैब वगैरह यानी कि कॉटन वगैरह जो उसमें भिगोएंगे और एरिया को साफ करेंगे पेरिनियम एरिया को। तो इसमें जो स्टिच एरिया होता है यानी कि जहाँ पर टाके लगे हुए होते हैं उसको भी ट्रीट करना है एंटीसेप्टिक सॉल्यूशंस के द्वारा। और उसके लिए जो हमारा सॉल्यूशन होता है, माइक्रोकम जो सॉल्यूशन होता है वो आपने लेना है 1%, और उसके अंदर जो है स्वैब को डुबोना है और उसे साफ करना है। मदर शुड बी टोट हाउ टू क्लीन ऑफ द एरिया आफ्टर यूरिनेशन, और मदर को बताना है कि मदर को सिखाना है कि हर यूरिनेशन यूरिन पास आउट करने के बाद अपना जो पेरिनियम एरिया है उसको अच्छे तरीके से क्लीन करे और यूज करे स्टरलाइज पैड। ठीक है, जो कीटाणु रहित जो पैड होते हैं उनका यूज करे। और वोन शुड बी द एग्जाम, और जो घाव वगैरह है उनको एग्जामिन करते रहना चाहिए एवरीडे। सूजन और रेडनेस जो देखते रहनी चाहिए घाव के ऊपर, जो सूजन है अगर रेडनेस है तो वो सारी की सारी आपको देखनी चाहिए। इफ देयर आर द साइन ऑफ इन्फ्लेमेशन, और अगर जो इन्फ्लेमेशन के साइन अगर दिखाई दे रहे हैं, लक्षण अगर दिखाई दे रहे हैं, तो स्टिच शुड बी रिमूव्ड ऑफ इमीडिएटली, तो इमीडिएटली जो टाके वगैरह है उनको हटा देना चाहिए अगर सूजन दिखाई दे रही है तो। एंड हॉट फॉर्मेशन से अप्लाई ट्वाइस ए डे, और दिन में 2 बार जो है वो गर्म सिकाई जो है करनी चाहिए। और इफ एवरीथिंग इज नॉर्मल, और अगर सब कुछ नॉर्मल है तो स्टिच आर रिमूव ऑन द 6th डे, तो अगर सब कुछ नॉर्मल जा रहा है तो जो टाके वगैरह है वो 6 दिन के अंदर रिमूव करने हैं आपने, और अगर सूजन है तो इमीडिएटली रिमूव उनको कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आ जाता है ब्रेस्ट। तो ब्रेस्ट को डिलीवरी के बाद किस तरीके से आप चेक करेंगे, तो इसमें जो निपल शुड बी क्लीन वो स्टरलाइज वाटर, तो वे निपल जो होते हैं वो सारे के सारे जो निपल जो होते हैं उनको अच्छी तरीके से क्लीन करना स्टरलाइज वाटर से। ठीक है, कॉटन स्वैब लेकर के और बहुत अच्छे से बच्चे को दूध पिलाने से पहले निपल को अच्छे से क्लीन कर लेना है। इफ देयर एनी क्रैक, और अगर निपल क्रैक वगैरह है या फिर, तो उनको उसी टाइम जो है ट्रीट करना चाहिए, उनको ठीक करने का जो प्रोसेस है ट्रीटमेंट है वो करना चाहिए। बैक्टीरियल ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो कॉलोनीज ऑफ द क्रैक डे, तो उसमें क्या हो जाता है, अगर क्रैक निपल है तो उसमें बहुत जल्दी जो है इन्फेक्शन हो जाता है, शॉर्ट हो जाते हैं निपल, और मल्टीपल कोज हो जाते हैं, मेटाइटिस जैसी जो प्रॉब्लम्स होती है वो हमारी जो है हो सकती है। ठीक है, क्योंकि अगर उसमें बैक्टीरिया ज्यादा बढ़ जाएंगे तो मेटाइटिस यानी कि इन्फ्लेमेशन या इन्फेक्शन जो है वो निपल्स के अंदर हो जाता है, और बहुत ही पेनफुल कंडीशन ही होती है, दर्दनाक कंडीशन होती है मदर के लिए भी। तो इसमें जो ब्रेस्ट होती है उसको ट्रीट करना है तो एंटीबायोटिक ब्लैंड से, यानी कि लिनोलिन जो हमारा होता है उसका लेप जो है वो अप्लाई कर सकते हैं ब्रेस्ट के ऊपर दूध पिलाने से पहले बच्चे को, तो वो अप्लाई कर सकते हैं। फिर उसको मतलब साफ करके बच्चे को दूध पिला सकते हैं, फिर से अप्लाई कर सकते हैं, इस तरीके से प्रोसेस कर सकते हैं आप। तो बेबी जो है वो परमिटेड ऑफ द नैरिश डे ऑन द अफेक्टेड ब्रेस्ट, तो अफेक्टेड ब्रेस्ट से भी बेबी को नैरिश किया जा सकता है। और एंड द मिल्क में भी द एक्सप्रेस्ड फ्रॉम द अफेक्टेड ब्रेस्ट, और अफेक्टेड है ब्रेस्ट तो बेबी का जो मदर का जो मिल्क है वो वैसे ही निकाला जा सकता है। कई बार किसी बर्तन वगैरह में मदर के जो ब्रेस्ट है उससे मिल्क जो निकाल लिया जाता है और फिर बेबी को फीड कराया जाता है। ठीक है, तो अगर ब्रेस्ट में कोई प्रॉब्लम है, ज्यादा ही प्रॉब्लम है, तो ये मेथड भी अपनाया जाता है। तो नेक्स्ट देखते हैं इसके अंदर हम। तो भैया हम इसमें देखेंगे कि ब्लैडर जो है डिलीवरी के बाद जो ब्लैडर है उसके कैसे चेक करेंगे आप, कौन सी समस्या उत्पन्न हो सकती है। तो ब्लैडर में इन्होंने बताया कि मदर को जो है डिफिकल्टी हो सकती है यूरिन पास आउट करने में फर्स्ट फ्यू डेज, तो पहले कुछ दिन जो है डिलीवरी के बाद यूरिन पास आउट करने में दिक्कत हो सकती है। तो शुड एम्पटी ऑफ द ब्लैडर 7 से 8 घंटे, तो उसमें जो है 7 से 8 घंटे में जो ब्लैडर खाली होना चाहिए, बट शुड मेड उसको बैठने के लिए बेड पान या फिर जो हमारा जो वॉशरूम वगैरह होता है वो सुविधा उपलब्ध करानी चाहिए। टॉयलेट वगैरह के लिए इंक्रीज करना चाहिए यूरिन पास आउट करने के लिए। और अगर वो फेल हो जाती है, इसमें वो यूरिन पास आउट नहीं कर पाती है, तो ब्लैडर में कैथराइजेशन जैसा जो हमारा प्रोसेस होता है, यानी कि यूरिन के लिए जो नली लगाई जाती है वो जो है स्ट्रिक्ट एसेप्सिस, यानी कि बिल्कुल ही हमारी जो एसेप्टिक टेक्निक जो होती है जिसमें किसी भी प्रकार के इन्फेक्शन का खतरा नहीं रहता है, उसके द्वारा एसेप्सिस के द्वारा वो कैथराइजेशन करना चाहिए। नेक्स्ट आ जाता है कॉन्स्टिपेशन।
कॉन्स्टिपेशन में क्या होता है, ये भी मदर जो है अगर सफर कर रही है कॉन्स्टिपेशन से यानी कि कब्ज की समस्या से पहले फ्यू डेज जो है वो सफर कर सकती है, और क्योंकि एब्डोमिनल मसल्स जो है वो अच्छे से काम नहीं करते, उसकी होने के बाद जो है कंट्रक्शन नहीं कर पाते हैं, तो कॉन्स्टिपेशन हो सकता है। तो रूटीन केयर के अनुसार जो है इसमें जो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जो होता है वो दिया जाता है, मैग्नीशिया वाला जो मिल्क होता है वो दिया जाता है। और सेकंड नाइट में सिंपल एनीमा जो होता है उसका प्रोसेस किया जाता है मॉर्निंग के अंदर। तो पहले वो दूध दिया जाएगा, उसके बाद जो है अनीमा दिया जाएगा, सिंपल अनीमा, ठीक है, जिससे कि जो मल है वो सॉफ्ट हो जाता है। तो इसमें जब अनीमा देने के बाद जो है फिर मिल्क मैग्नीशिया जो है वो एवरी नाइट जो है देते रहना चाहिए, ताकि नेक्स्ट फ्यू डेज जो है वो इंश्योर हो सके कि जो बावल है वो अच्छे तरीके से क्लीन हो जाए, डेली का जो रूटीन होती है स्टूल पास आउट करने की वो नॉर्मल हो जाए और किसी प्रकार की समस्या ना रहे। नेक्स्ट आ जाता है इसमें एम्बुलेशन। तो एम्बुलेशन में क्या कराया जाता है, मदर को जो है अलाउड किया जाता है रेस्ट, जो बेड रेस्ट के पहले एक दिन तक जो है डिलीवरी के बाद फुल रेस्ट जो है वो दिया जाता है। उसके बाद जो नेक्स्ट डे होता है उसमें अलाउड किया जाता है कि वो उठ बैठ सकती है और चल सकती है मदर, ठीक है। तो वही नेक्स्ट देखते हैं इसमें हम। तो इसमें चलने फिरना जो है वो हो सकता है मदर का। और करंट प्रैक्टिस में जो डिस्चार्ज होता है वो मैंने को 5 दिन के अंदर, अगर नॉर्मल डिलीवरी है तो 5 दिन के पीरियड्स में ही नॉर्मल डिलीवरी के अंदर डिस्चार्ज दे दिया जाता है हॉस्पिटल से, ठीक है, घर जा सकती है वुमन। तो इसमें ब्लड एग्जामिनेशन कराया जाता है। अगर मदर एनेमिक है यानी कि मदर के अंदर अगर खून की कमी है तो आपको क्या कैसे ट्रीट करना है, क्या क्या बताना है, मदर को एडवाइस देनी है आपने। तो आपने डाइट के प्रति जो बहुत ज्यादा गहराई से बताना, उनको बताना है कि 24 घंटे के अंदर जो है इनटेक जो मदर जो है वो दूध वगैरह या फ्लूड वगैरह जो है उसको देने के लिए बढ़ावा देना है, कि आपने दूध और जो लिक्विड है जूस वगैरह है वो बहुत ज्यादा मात्रा में देना है मदर को अगर खून की कमी है तो। और मदर जो है शुड बी द नॉर्मल डाइट एज सून एज पॉसिबल, जितनी जल्दी हो सके मदर को जो नॉर्मल डाइट उसकी है, जो नॉर्मल वो खाना खाती है वो उसे दें। और पोस्ट नेंटल एक्सरसाइज जो होती है, डिलीवरी के बाद की जो एक्सरसाइज होती है उनके बारे में भी सिखाना है मदर को, उनको बताया जाता है अबाउट इम्पोर्टेंट जो हमारी पोस्ट नेंटल जो एक्सरसाइज होती है, जो टोन अप करने की, जो एब्डोमिनल एरिया की जो हमारी मांसपेशियां होती है, पेल्विस की जो मांसपेशियां होती है उनको टाइट करने की जो भी हमारी एक्सरसाइज होती है उनके बारे में बताया जाता है। और ग्रेजुअल से जो हमारे ऑफ द हाउस होल्ड ड्यूटीज, और जो घर में रहने वाली जो औरतें होती है, घर का काम करने वाली जो औरतें होती हैं, तो गुड इनफ इन केस ऑफ वर्किंग क्लास वुमेन, तो जो काम घर का काम करने वाली जो औरतें होती हैं तो उनको भी अदर एक्सरसाइज के बारे में बताया जाता है, जैसे कि डीप ब्रीदिंग कर सकती हैं, कॉन्ट्रैक्टिंग एंड रिलैक्सिंग पेल्विस ऑफ एब्डोमिनल मसल शुड बी द, और अपना जो एब्डोमिनल एरिया है और मांसपेशियों को टाइट करने के लिए, पेल्विस के एरिया को टाइट करने के लिए, और गर्भाशय के जो कॉन्ट्रैक्टेड एरिया है यानी कि जो हमारा फैला हुआ एरिया है उसको सिकोड़ने के लिए आप ये एक्सरसाइज जो है कर सकती हैं, तो उनको भी बतानी है चीजें। और फैमिली प्लानिंग के अंदर आपने प्रॉपर एडवाइस देनी है मदर को रिगार्डिंग फैमिली प्लानिंग, कि आप अपना फैमिली प्लानिंग शुरू कर सकते हैं। ऑलरेडी हैविंग 2 चिल्ड्रन, अगर पहले ही आपको 2 बच्चे हो चुके हैं और आपकी फैमिली पूरी हो चुकी है तो ट्यूबोक्टोमी आप करा सकते हैं। ट्यूबोक्टोमी ऑपरेशन होता है एक तरीके का, कॉपर्टी लगवा सकते हैं, इंट्रायूट्राइन डिवाइस आप लगा सकते हैं, आईयूडी, ठीक है। ये एडवाइस आप दे सकते हैं। ट्यूबोक्टोमी जो है ऑपरेशन इज द बेस्ट डन ऑफ द 4 to 7 डेज आफ्टर डिलीवरी, जैसे डिलीवरी हुई है उसके 4 से 7 दिन बाद ही आप ट्यूबोक्टोमी यानी कि ये जो ऑपरेशन है ये करा सकते हैं, बहुत अच्छा टाइम होता है उस टाइम। और अदरवाइज फॉर द लैक्टिंग मदर, और जो माता है जो बच्चों को दूध पिला रही है, यूज ऑफ द तो कॉपर्टी, आईयूडी और हमारे जो और कन्वेंशंस होते हैं वो सारे के सारे उनको एडवाइस कर सकते हैं। इस तरीके के मेथड जो होते हैं, जो गर्भ निरोधक मेथड जो होते हैं वो आप उनको समझा सकते हैं और कॉन्ट्रासेप्टिव चीजों के बारे में आप बता सकते हैं। तो ये एडवाइस आपने मदर को देनी है, ठीक है। तो नेक्स्ट देखते हैं इसमें हम। तो इसमें माइनर एलिमेंट देखने हैं ड्यूरिंग परपेरियम्स, तो परपेरियम्स के जो माइनर एलिमेंट है वो जरूर ध्यान देने हैं। जो हेल्थ वर्कर होती है ना फीमेल, उसको चाहिए कि वो हैंडल करे, तो माइनर एलिमेंट जो है जरूर ध्यान दे ड्यूरिंग परपेरियम्स। तो परपेरियम्स के दौरान जो आफ्टर पेन्स, जो बाद में जो दर्द होता है उस पर ध्यान दे, कब्ज वगैरह की समस्या हो जाती है उसको ध्यान देना, इनेबिलिटी हो जाए अगर यूरिन पास आउट करने में 24 घंटे डिलीवरी के 24 घंटे के बाद अगर यूरिन पास आउट नहीं किया जा रहा है, प्रॉब्लम हो रही है तो उस पर भी आपने ध्यान देना। पाइल्स यानी कि बवासीर वगैरह की जो समस्या तो उस पर भी आपने ध्यान देना। पेनफुल जो एपिसोटोमी जो की जाती है यानी कि जो कट जो लगाया जाता है डिलीवरी के टाइम पर, अगर उसमें किसी प्रकार का दर्द हो रहा है या इन्फेक्शन हो गया है, सूजन हो गई है, तो वो सारी चीजें आपने देखनी है। क्रैक निपल वगैरह अगर क्रैक हो गए तो इन चीजों पर भी, ये छोटे छोटे एलिमेंट है लेकिन बहुत ही पेनफुल होते हैं और बहुत ही ज्यादा नुकसानदायक होते हैं, तो इन चीजों पर जरूर ध्यान देना आपने। कॉम्प्लिकेशन ड्यूरिंग द परपेरियम से, तो इसमें कॉम्प्लिकेशन कौन से आ सकते हैं, देयर इज नीड ऑफ वॉच फॉर, तो कौन कौन से जो प्रॉब्लम्स है जिनको देखने की जरूरत आपको होती है। तो इसमें जो कॉम्प्लिकेशंस होते हैं जो ड्यूरिंग द परपेरियम से जो हमारे कॉम्प्लिकेशंस होते हैं वो हमारे देखे जाते हैं, जैसे कि परपेरियल स्टेसिस, तो हमारे स्टेसिस के अंदर सारे के सारे पेरिनेम्स एरिया में होने वाले इन्फेक्शन आ जाते हैं। मेटाटिस यानी कि जो स्तन वगैरह में किसी भी प्रकार की सूजन और इन्फेक्शन हो जाता है। सेकेंडरी पोस्टमार्टम हेमरेज, दोबारा से होने वाली ब्लीडिंग, या फिर हमारे थ्रोम्बो फेलेबिट्स यानी कि सारी के सारी होने वाली जो सूजन होती है एरिया के अंदर, या इनकॉन्टिनेंस हो जाता है यानी कि यूरिन पास आउट ना कर पाना, रिटेंशन ऑफ यूरिन का बंद हो जाना यानी कि बाथरूम का बंद हो जाना, मतलब कि यूरिन पास आउट ना कर पाना, तो ये सारी समस्या हो जाती है। मेंटल डिसऑर्डर भी हो जाते हैं, मानसिक तौर पर भी मदर को थोड़ी सी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है, तो इन सभी चीजों के बारे में आपने ध्यान देना। ये कॉम्प्लिकेशंस हो जाते हैं, ये ज्यादा समस्या उत्पन्न करने वाली चीजें होती हैं। तो पोस्टनेंटल विजिट जब करती है नर्स, को क्या करना, पोस्टनेंटल विजिट केयर में वही हो जाता है कि एएनएम जो है अगर घर पे डिलीवरी हो तो घर पे जाती है उसको संभालने, इसमें कैरी आउट करती है 10 डेज तक अपनी विजिट करती है। और ट्रेडिशनल जो टाइम होता है कवर ऑफ रिस्क, जो सेकेंडरी इन्फेक्शन का जो टाइम होता है
वो हमारा बीत चुका होता है, तो उसमें जो केस होता है और जो घर पर डिलीवरी कराई जाती है एनएम के द्वारा, वो विजिट करेगी और मदर को दिन में 2 बार संभालेगी, 3 दिन तक जाएगी सुबह शाम और मदर की देखभाल करेगी। और टिल ऑफ द अम्बिलिकल कॉर्ड वगैरह ड्रॉप हो चुकी है या हेल्थ विजिटर है, पब्लिक हेल्थ नर्स विजिटर है, वो मदर को 24 घंटे डिलीवरी के 24 घंटे के बाद, और जो हमारा फोर्थ डे होता है यानी कि 3 दिन तक तो डेली जाएगी, सुबह शाम जाएगी। और जो चौथा दिन होता है ना, उसमें जैसे कि 10 डेज हमारे हो जाते हैं, तो उसमें जो मदर जो इन्फेंट का जो चार्ज, अगर माँ और जो घर की कोई बुजुर्ग होती है, अगर वो खुद से रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेती हैं अपने बच्चे की केयर करने की, तो आपने फिर जो है कम कर देना है जाना। फिर आप पोस्टनेंटल जो केयर क्लिनिक होता है वहां पर मदर जो है वहां पर आ सकती है, और मदर को वहां आना चाहिए। फर्स्ट जो 2 हफ्ते होते हैं पहले, उनमें आना चाहिए 6 हफ्ते तक। 6 हफ्ते तक अगर वो आएगी तो उसको जो उसके एग्जामिनेशन है वो भी होते रहेंगे मदर के, और जो टेंशन वगैरह या पोस्टनेंटल क्लिनिक के अंदर जो एग्जाम की जाती चीजें वो भी हो जाएंगी, और लेडी डॉक्टर से वो इंश्योर भी कर सकती है इनोलेशन ऑफ द यूट्रस से कंप्लीट की, जो उसका यूट्रस का जो कंस्ट्रक्शन है वो कंप्लीटली हो चुका है या नहीं हो चुका है। तो इसमें डे बाय डे जाना चाहिए, क्योंकि अगर मदर को रिस्क है, इन्फेक्शन है, कोई समस्या है, तो जल्दी जल्दी जाया जाता है। उसकी प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग ही विजिट की जाती है। तो इसी और वैसे तो जाना ही 3 दिन तक, तो सुबह शाम दोनों टाइम ही जाया जाता है। उसके बाद डेली डेली एक दिन जाया जाता है। जैसे ही मदर और बच्चा सुरक्षित होते हैं और मदर जो है अपने बच्चे को संभालने की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेती है, तो फिर वो विजिट करना कम कर देती है। तो ये हमारे पोस्टनेंटल विजिट के अंदर आ जाती है, और समस्या के अनुसार भी हमारी विजिट की जाती है। किसी प्रकार का इन्फेक्शन या कुछ और दिक्कत हो जाती है तो ज्यादा विजिट भी हो जाती है, ऐसी कोई बात नहीं होती है। तो ये जो हमारे जो टॉपिक है पोस्टनेंटल केयर का, पोस्टनेंटल केयर के अंदर क्या क्या चीजें आ जाती हैं, डिलीवरी के बाद क्या क्या देखभाल और कैसे कैसे की जाती है, तो वो सारी की सारी चीजें हमारी इसके अंदर आ गई हैं। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। बहुत ही डिटेल में हो गई है।